जय माता दी। जय माता दी सर। अर्थ स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सत्य गुप्ता। जो सीरीज़ हम कर रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स बोलें आप इसको ग्लोबल फिनोमिना बोलें, लेकिन सच ये है कि भारत सफ़र कर रहा है और हम जैसे न्यूज़ एजेंसीज़ का, न्यूज़ मीडिया हाउसेस का ये काम है कि उस सफरिंग को जितना सिंपल तरीके से हो सके लोगों तक पहुंचाना। बिकॉज़ इस मॉडर्न ज़माने में 2025 की अगर हम बात करें तो जो पब्लिक ओपिनियन है ना, वो बहुत बड़ी एक ताकत है जिसका असर जो है बहुत जल्दी दिखता है पॉलिसीज़ पे भी और प्रोसेसेस पे भी। जैसे कि हम दो तीन पिछले अपने एपिसोड्स में कंटिन्यूसली बता रहे थे, मैं शुरुआत उसी से करूँगा, फिर उसका लिंक होगा। जो राना है उसकी जो स्टेटमेंट अभी आई है रिसेंटली कुछ मिनट पहले कि पाकिस्तान आर्मी मेरा इस्तेमाल कर रही थी और बॉम्बे के अटैक्स में भी मैंने अपना रोल प्ले किया है और लश्कर तैयबा के साथ भी मेरा रिलेशन था। इन सब चीज़ों से क्या साबित हो रहा है? ये साबित हो रहा है किस तरीके से डटी ग्रीड है जो पावर्स की, वो अपकमिंग पावर्स को दबाने के लिए किस हद तक गिर जाती हैं, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती हैं, कंट्रीज़ में अपनी अपनी पॉलिसियाँ लाने के लिए मैनेजमेंट करती हैं। लेकिन जहाँ पे इस किस्म की मैनिपुलेशनें हो रही होती हैं, उसी के साथ ईश्वर जो है वो जस्टिस करने की कोशिश करते नहीं है, कर देते हैं, टेक्नोलॉजी ले आते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सत्संग जैसा कोई पॉडकास्ट करूँगा, कोई प्रोग्राम किया करूँगा और फिर उस प्रोग्राम में आहिस्ता 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 कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आना शुरू हो जाएंगी जिनको मैं बता के अपनी ड्यूटी सोसाइटी के प्रति, वर्ल्ड के प्रति कर पाऊँगा। जो हम ये कंटिन्यूस सीरीज़ कर रहे हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड की जो सुपर पावर मानी जाती है, इकोनॉमिक सुपर पावर अमेरिका, एक ग्रोइंग इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रही है। और ग्रोइंग इकोनॉमी क्योंकि चर्चा उस बारे में नहीं कर पा रही है कॉमन रूम्स में, घरों में, तो इन्फ्लुएंस नहीं बन पा रहा है। तो मेरे को एक पुराना रेफरेंस याद आया था। इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूं, मेरे साथ जमाल साहब हैं, आज बातचीत करेंगे और रवि शांडू है, डिस्कस करेंगे। मेहमान हम और भी बुला सकते हैं अपने साथ में, लेकिन चर्चा को थोड़ा सा क्लियर रखने के लिए वी वांट कि हम लोग, जो हमारे लोग सुनते हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करें और वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और वो हमारे इस शो के ख़त्म होने के बाद कहें या इस एपिसोड के ख़त्म होने के बाद कहें और सर्च करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, फिर अपने फ्रेंड के साथ खुद से शेयर करें, अपनी नॉलेज की बात करें। हमारा बात करना सिर्फ ये है कि हम कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था समाज तुम में नहीं है, तुम समाज में हो। तो हम, दुनिया हमारे में नहीं है, हम दुनिया में है। ये चीज़ हमारे को समझ में नहीं आ रही है। आप सोचेंगे कि क्यों मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा एडिटर्स, जो हमारी रिसर्च कंटिन्यू हो रही है मेटा में, उसके ऊपर आज नेक्स्ट मैं बात बताने वाला हूँ। देखें ज़रा आप चार्ट में क्या दिखा रहा है चार्ट। आप चार्ट देखें कि इंडिया में ग्रॉस रेवेन्यू करता है मेटा 22,730 करोड़ का, जो अवेलेबल फिगर्स हैं, और टोटल टैक्स जो इंडियन गवर्नमेंट को मिलता है वो 126 करोड़ का मिलता है। और नोट में हमने बता दिया आपको कि ओनली प्रॉफिट टैक्स, रॉयल्टीज, एस्केप टैक्स। मैंने सेम चीज़ दोबारा की। अगर इन केस ऐसा होता है कि यूएस में ये मेटा यूएस में है और इसकी ओरिजिनल कंपनी इंडिया में है, तो वो रिवर्स हो जाता है। अमेरिका ये चीज़ें अलाउ नहीं करता है। केस वन है, अगर अमेरिका रॉयल्टी डिसअलाउ करता है, इंटायर रेवेन्यू पे टैक्स करता है, तो लेता है 61,137 करोड़ का वो प्रॉफिट लेगा उस कंपनी से, जो कंपनी अमेरिका में काम करेगी विद द सेम रेवेन्यूज़ जो इंडिया में वो काम कर रही थी। इसी तरह केस बी लेते हैं कि वो रॉयल्टी अलाउ करता है और जो टैक्स इस टाइम अमेरिका ले रहा है वो टैक्स लगाता है, वो 15% के करीब बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली। विद होल्डिंग एंड कॉर्पोरेट टैक्स डाल के लगभग 3600 करोड़ रुपया अमेरिका लेगा। खुद अमेरिका उसी रेवेन्यू पे उसी कंपनी से सेम चीज़ों के लिए टैक्स लेगा 6,61 करोड़ या 3600 करोड़, और भारत उससे टैक्स ले रहा है 126 करोड़। अब इस चार्ट को देख के आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से
भारत जो है एडिटर, अब उसको कर लें चाहिए किस तरीके से भारत की जो पॉलिसी है उसका आप ये समझें कि ये तो चर्चा का विषय होगा कि क्यों भारत से ये चीज़ मिस हो गई कि जो कंपनी 70% के करीब रेवेन्यू वापस ले जाती है अपनी पेरेंट कंपनी में, तो एम्प्लॉयमेंट वो पेरेंट कंपनी में क्रिएट कर रही है, वो एम्प्लॉयमेंट इंडिया के ऑपरेशन में क्रिएट नहीं कर रही है। जो हमें बोला जाता है जी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो यहाँ पे बड़ा छोटा सा शेयर रख रही है इंडिया ऑपरेशंस के लिए, तो 3400 करोड़ का वो शेयर रख रही है, बाकी वो सारा रॉयल्टी लेके जा रही है। तो खुद में ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है और इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा होने की ज़रूरत है कि इस तरीके से अगर हम लोग एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो कंपनी यही तो बड़ी बना रही है अमेरिका को। अमेरिका की सरकार के ऊपर तो कई पता नहीं 35 ट्रिलियन डॉलर की कर्जा है। तो ये कंपनियाँ पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करके और फिर अमेरिका की डिप्लोमेसी के साथ, उनकी वेपन पावर के साथ डरा के और फिर वो पैसा अपने पास ले जाती हैं और वो बोलती हैं जब 30 करोड़ लोग दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हैं, अमेरिकन पासपोर्ट इज़ वेरी पावरफुल। लेकिन आज का पासपोर्ट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पावरफुल भारत का है, क्योंकि भारत के पास एक्टिव कंज्यूमर है जी, भारत के पास खरीदार है, भारत के पास वेल्थ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रवीश अगर हम इसमें थोड़ा और डीप डाइव करेंगे तो पता लगेगा कि जो भारत ने रिसेंटली डेवलप किया है हमारे को, कि 12 लाख रुपए तक का इनकम को नॉन टैक्सेबल कर दिया, इनकम टैक्स को, तो ये मुझे लगता है अमेरिका में भी नहीं है। वहाँ पे भी इतना बड़ा अमाउंट प्रोपोर्शनेटली अगर हम देखें तो नॉन टैक्सेबल नहीं होगा इनकम, क्योंकि वहाँ पे हैवी टैक्सेस लगाए जाते हैं लोगों को। तो भारत का जो ये 12 लाख करोड़ का इनकम टैक्स की स्लैब को ले जाना, ये बहुत बड़ा कैश फ्लो पंप करेगा इनटू द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी, है ना। और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमारी भारत की कंपनीज़ को, जो रिलैक्सेशंस इंटरनेशनल कंपनीज़ को दी जा रही है। मैं तो ये एडवोकेट बन के रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट को कि उससे प्रोपोर्शनेट भारत की कंपनियों को दी जाए। उनको 25% टैक्स भी मत लगाओ आप उनको, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा यहाँ से बाहर लेके नहीं जा रहे हैं, वो सारा पैसा जो जनरेट हो रहा है वो घूम के वापस इंडिया की इकॉनमी में पंप हो रहा है। वेयर है जो अमेरिका पैसा हमारे से अमेरिकन कंपनीज ले रही हैं या फॉरेन की कंपनीज ले रही हैं, सॉफ्ट बैंक ले रहा है, वो लेके यहाँ से पंप करता है अपनी इकॉनमी में और उधर वो टैक्सेस पे करता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिस्कस करने की ज़रूरत है। और ये लिंक कहाँ होती है, अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें लिंक होती हैं कि किस तरीके से मोनोपोलीज ग्लोबली आज इन्फ्लुएंस करती हैं वॉर्स को, कि जब आपकी मोनोपोलीज पे आप नहीं कर पाते हो तो आप झगड़े की कोशिश, और बड़ी इजी वॉर की एक नया किस्म की, मुझे लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन अमेरिका में बैठे हुए लोगों ने टेररिज्म को एज ए टूल ऑफ वॉर लिया अगेंस्ट अफगानिस्तान कोल्ड वॉर के बीच में, और वहाँ से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। अब वो ख़त्म कैसी होगी, वो इसी तरह ख़त्म होगी जिस तरीके से अब चीज़ें टेक्नोलॉजी के आने के बाद एक्सपोज हो रही हैं, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। कल मैं बैठा था, मैं इराक का सीरिया का वॉर के ऊपर ना यजीद के साथ कुछ एट्रोसिटीज़ हुई थी, मैं देख रहा था। मतलब एक कम्युनिटी है जिसके ऊपर एट्रोसिटीज़ की गई और उनको एकदम साइड लाइन कर दिया गया। आज भी वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, बड़े मशहूर न्यूज़ चैनल पे मैं देख रहा था, यूट्यूब में आप जाएं देखें और यू विल बी अस्टोनिश्ड टू सी कि क्या ये 8-10 साल पहले जुल्म जो है वो प्रेजेंट वर्ल्ड में हुआ है, जब इंटरनेट है फिर भी वो जुल्म हो चुका है वहाँ पे। मतलब एक कम्युनिटी को लगभग एक्सटिंक्ट ही कर दिया गया। और वो कौन लोग थे वो कर रहे थे, वो वॉर नहीं कर रहे थे ना, वो टेररिज्म की शक्ल में आए हुए लोग थे, ना उनकी कोई ट्रेनिंग्स थी ना उनका कोई मकसद था, उनको एक जुनून दे दिया गया और वो जुनून के साथ पड़ गए। मैं वो बड़ा सिमिलर मुझे कश्मीरी कम्युनिटी के साथ लग रहा था कि जिस तरीके का माहौल उधर रात को कह रहे थे इस तरह अटैक हो गया, हमें खाली करना पड़ा, पहाड़ों में जाना पड़ा, लगभग कि अगर 1990s में हमारे पास इसी तरह रिकॉर्डिंग्स होती, वीडियोस होते, तो शायद वैसी ही बर्बरता जो है कश्मीरी कम्युनिटी ने, कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी ने, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी ने या उन मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने भी देखी है जो उनके साथ अलाइन नहीं कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सपोज करती हैं उस मेलाफाइड इंटेंशन को जो आज पूरे ग्लोब में एक टेंशन की सिचुएशन बन गई। और गवर्नमेंट्स को इसको देखना पड़ेगा साइड पे रख के सारी चीज़ों को, एक तो मोनोपोलीज को, बिजनेस मोनोपोलीज को, चाहे वो ड्रग की मोनोपोली हो, चाहे वो इंटेलेक्ट की मोनोपोली हो, जैसे हम कहते हैं एल्गोरिथम्स हैं फेसबुक की, उनके पास टेक्नोलॉजी की सुप्रीमेसी है तो मोनोपोली है। दूसरी बात आती है टेररिज्म, जो अब हम अर्थ न्यूज़ में बैठ के वर्कआउट कर पा रहे हैं। बड़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड की, जो मैंने आपको बोला, जो हमारे टाइटल में आप देख रहे हैं कि जो टेररिज्म है ना
वो एक किस्म की आप समझें कि एक ऐसी वॉर स्टार्ट कर चुका है पूरी ह्यूमैनिटी के खिलाफ, जिसका फेस है, हम बोलते हैं ना कि टेररिज्म का फेस नहीं है, गलत है। रविश आप इसमें ऐड करेंगे और राजा भाई आप भी समझेंगे, टेररिज्म का फेस है। फेस क्या है पता है क्या? कैमोफ्लेज करता है वो फेस जो है ना वो अपने रंग बदलता है, उसका इस्तेमाल वेस्ट अपने सूले से कर लेता है और अपने दुश्मनों के खिलाफ होने देता है, साइलेंट रहता है। जैसे अमेरिका के खिलाफ जब टेररिज्म आया, बिन लादेन आया, अमेरिका बौखला गया, लेकिन वही टेररिज्म भारत के अगेंस्ट होता है, अमेरिका साइलेंट रहता है। किसी और साउथ अफ्रीकन कंट्री के अगेंस्ट होता है, अमेरिका वहां साइलेंट रहता है। ठीक है ना? चेचेन रशिया में कर रहा था, अमेरिका साइलेंट था। तो जो ये चीज़ें हैं, ये समझने की ज़रूरत है कि भारत एक इकलौता मुल्क सामने बन के आया, सनातन भारत में बोलूँगा, कि जो फिलोसफिकल आइडियोलॉजी है कि बैड इज़ बैड, हम टेररिज्म को वॉर मानेंगे, बिल्कुल, चाहे फिर वो पाकिस्तान से आए या किसी और कॉर्नर से आएगा। और ये अब भारत को लीड लेनी पड़ेगी ग्लोबली, कि वी आर द ग्लोबल लीडर इन दिस वॉर अगेंस्ट दिस ट्रू एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी। जिस तरीके से भारत ने टेररिज्म के ऊपर असॉल्ट किया, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था, और ये एक स्टेटमेंट दी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की, अगर बात करें अमेरिका के बाद हम ही है जी, कि अगर टेररिज्म को टूल यूज किया जाएगा टू हार्म अस, हम उसको वॉर मानेंगे। अब इसके बारे में क्या कहते हैं कि हम बढ़ चुके हैं ना उस तरफ, और जो लोग टेररिज्म को एज ए टूल ले रहे हैं पावर में आने का, उनको ये समझना पड़ेगा कि घर घर में चर्चा स्टार्ट हो चुकी है। अगर हमने एज ए स्टेट पॉलिसी इसको लिया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान ग्लोबली होने वाला, और जो हमारे सिंपथाइजर हैं शायद वो भी नहीं कर पाए हमारी सिंपथी की, बिकॉज हम ये मान के चलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, वर्ड माउथ अगर हम पहुंच गए, उधर भी नई पार्टी बन रही है द अमेरिका, उसका विजन भी समझना पड़ेगा क्या कारण हुआ कि उनको एक नई पार्टी बनानी पड़ी। हो सकता है यही कारण आ रहे हैं सामने कि जो वो कह रहे थे अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, वो फिलॉसफीज पे अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट्स काम नहीं कर रही हैं, और उनको बीच में ला के लगा कि ये अनफेयर है, ये ट्रुथ नहीं कह रही हैं। जो हम पॉलिसी सोच रहे थे आगे बढ़ने की, वो है इनोवेशन, क्रिएटिविटी, सबको साथ लेके चलना, जो ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन जब वो बीच में उनको लगा कि यार ये तो टूल्स ही लग यूज़ कर रहे हैं, तो सभी उन्होंने कहा कि नहीं, बीइंग अ टेक्नोक्रेट, इज अ टेक्नोक्रेट बेसिकली। थे तो डोनाल्ड ट्रंप भी टेक्नोक्रेट, लेकिन वो पॉलिटिक्स में रह के शायद पॉलिटिकल ज़्यादा हो चुके हैं, और जो एलॉन मस्क ने अब डिसीजन लिया उसको हल्के में नहीं ले सकते। ही इज़ अ मैन ऑफ एक्शन। अगर ग्लोबली कोई वो लेके आ रहे हैं द अमेरिका पार्टी, उसका असर भी फिलोसफिकली वेरियस पॉलिसीज पे होगा जो ग्लोब पे काम कर रही हैं, बिकॉज ही मीन्स बिजनेस। व्हाट यू से इसके बारे में, जो आज हमारा टॉपिक है, मोनोपोलीज एंड टेररिज्म? जी बिल्कुल। देखिए, बात तो ये सही है, इसको एज ए टूल यूज़ किया गया, लेकिन इसमें एक देखने वाली बात यह है कि इसको सबसे पहले टेस्ट किया गया 1979 के बाद अफ़गानिस्तान में, टेररिज्म को एज ए टूल ऑफ डिप्लोमेसी में बोलूँगा, कि प्रेशर क्रिएट करना दूसरे के ऊपर, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। डिसिटफुल डिप्लोमेसी, इसमें आप इसको बोलो डिसिटफुल इसमें डिप्लोमेसी। इसमें क्या होता है कि एक जो 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 टेरराइजिंग स्टेट होती है उसके पास एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी होती है। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मतलब कि अगर मन किया तो बोलेगा किया, नहीं किया तो आप प्रूव नहीं कर सकते। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ मिल जाती है। लेकिन हमने इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये हमेशा जब देखने को मिली, ये एक धर्म विशेष के साथ ही जुड़ी हुई मिली, कि हमने कहीं ऐसा नहीं देखा कि कहीं पर हिंदू टेररिज्म शुरू हुआ या क्रिश्चियन टेररिज्म शुरू हुआ। क्रिश्चियनिटी में तो कहीं ना कहीं पे हम देखते हैं इनिशियल ईयर्स में, स्टार्टिंग में 79 के बाद की बात कर रहा हूँ, रिसेंट ईयर्स में जब ये एज अ टूल ऑफ वॉर या एज अ टूल ऑफ डेमोक्रेसी इसको यूज़ किया गया टेररिज्म को। अब हुआ क्या कि देखिए, होता तो आ रहा था, लश्कर बनते थे, तालिब होते थे, ये सब ऐसा काम किया करते थे, लेकिन इनको ऑर्गेनाइज किया गया। जो कैपिटलिस्ट ने काम किया, जो मोनोपोलाइज जो करते हैं मार्केट को, अमेरिका जैसे देश, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको एक 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 क्या कहेंगे कि एक पूरा एक अमली जामा टाइप पहना दिया, एक पूरा कवर दे दिया, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको चलाया और अपना फ़ायदा देखा। अब जैसे आपने एग्जांपल दिया कि बिन लादेन ने एक अटैक किया उसने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला एक ही अटैक था वो, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। और इंडिया जो कि पिछले 30-40 साल से रोज़ अटैक झेल रहा है, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दो चीज़ें जो हैं, एक तो देखिए, दोनों चीज़ें मैं जोड़ूंगा, जो अब उसको मैं एक तरीके से ना इकोनॉमिक टेररिज्म बोलूँगा,
जो फेसबुक ने या ऐसी चीज़ें कर रही हैं भारत देश के साथ, या अपने देश में अगर आप कर रहे होते तो आपको 1/3 तो देना ही देना पड़ता। और यहाँ पर आप जो दिखा रहे हो, मैं फिर परसों वाली बात पे आ रहा हूँ अपनी, आपने तो बोला, आपने तो वो बुक्स खोली, उसकी बुक्स खोल के बात की, लेकिन मेरा मानना है कि उनके पास एक और तरीका है जहाँ पर वो पेमेंट डॉलर में लेते हैं सीधे, डायरेक्ट लेते हैं। जो कि बिल्कुल पता ही नहीं लगता कहीं। और मोस्ट प्रोबेबली जो बड़े बड़े वेंडर्स हैं इनके, जैसे फेसबुक एजेंसीज हैं कुछ जो इसकी एड्स हैंडल करती हैं, कुछ लोग जैसे हम तो डायरेक्ट लेते हैं, तो कुछ एजेंसीज होती हैं जो एजेंसीज के थ्रू होती है, मोस्ट प्रोबेबली उनको बिल डॉलर में करती होगी जो बड़ी बड़ी है, उसके बारे में मैं और डिटेल निकालूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ आप आते हैं इस देश में जिसको आप थर्ड वर्ल्ड बोला करते थे, आप अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे। यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी मार्केट है पूरे वर्ल्ड की इंडिया, आप यहाँ का टैक्स तो पूरा भरिए, आप सिर्फ टैक्स तो पूरा भरिए। एक ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, जो ये दो आंखों से या दो पायदानों से जो आप इसको नापते हैं टेररिज्म को, कि हमारे साथ हुआ बहुत बुरा हुआ लेकिन इंडिया के साथ डेली हो रहा है, उसका कोई फ़र्क नहीं है। एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व की, इसमें ऐड ऑन होगी, इस पे ये केस स्टडी करनी चाहिए, रिसर्चर्स को बैठना चाहिए। हम तो जर्नलिज्म के तौर पे एक इंथुजियास्टिक तरीके से बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो रॉयल्टी का ये लाइसेंसिंग दे रहे हैं ना, इसमें भी ना एक इन्फिनिटी कम्प्लेक्स है हमारी पॉलिसी मेकर्स को। इन्फिनिटी कम्प्लेक्स वर्ड बोलूँगा। उनको लगता है कि क्योंकि ये चीज़ पेटेंट है अमेरिका में तो शायद ये सुपीरियर है, और जो हमारी कंट्रीज़ में हमारे लोग अगर ये एल्गोरिदम बनाते, ये फेसबुक जैसा कोई प्लेटफॉर्म बनाते या इंस्टाग्राम जैसा बनाते, तो शायद उनको ये रॉयल्टीज़ मिलती ही नहीं, शायद उनको ये पेटेंट ही नहीं मिलते, और अगर मिल भी जाते उनको तो उनको ये रिकॉग्निशन नहीं मिलती, शायद उनको ये टैक्स रजीम वही लगाते हैं 25% ले लो जी, स्टार्टअप में 5 करोड़ छोड़ देंगे। तो कुछ जो पॉलिसी मेकर के लेवल पे जो कॉम्प्लेक्सीज है ना, जो ब्रिटिशर के टाइम पे था, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स है, ये सोशल कॉम्प्लेक्स है। ये एक दर्शाती है, एक मतलब मैं क्या बोलूँगा इसको, ये इवॉल्विंग चीज़ है। देखिए इवॉल्विंग, ये जो ये सारी मार्केट बनी, ये बन रही है अभी भी। मैं थोड़ा बताऊंगा अभी कि मार्केट क्या है, लेकिन सरकार जो है, सरकार की जो पॉलिसी मेकिंग है, चेंजेस इन पॉलिसी, उनको रेफरेंस चाहिए। अमेरिका में ऐसा होता है, लंदन में ऐसा होता है। वो आप किसी भी पॉलिसी मेकर से बात करो ना, वो उठा के थुरी लाता है हार्वर्ड में पड़ी हुई। भाई साहब मेरी बात बताओ, जो यूनिवर्सिटीज इसलिए बनी गई, जो आपको थर्ड वर्ल्ड बताने के लिए बनी गई, आपके ऊपर वो कह रहे हैं हमने तरस खाया कि भारत, इंडिया, पाकिस्तान, जो अखंड भारत था जो हमारा, वो पूरे का पूरे की उसकी मोन जिदाड़ो हमें मिल रहा है। बिल्कुल। टैक्सिला यहाँ पे है, सिविलाइजेशन फूड हमारा ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, कंप्लीट हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास है। आप आए हो, आपके पास आपके स्कूल तक नहीं थे 200 साल पहले तक, मॉडर्न साइंस नहीं थी, आप हमें सिखाओगे। और अपनी सुप्रीमेसी बनाने के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूशन डेवलप कर लिए, और चूंकि यहाँ पे हम देखो, जो भी ज्ञानी होता है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, वो लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ता, उसको समझ आ जाती है कि डायलॉग, डिबेट एंड डिस्कशन इज़ द फ्यूचर। अब थोड़ी किसी को थप्पड़ मार के हमने उसकी टेरिटरी लेनी है, लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ का इस्तेमाल क्या किया, भारत के ज्ञान को उन्होंने उसकी वीकनेस बना दिया, डिस्कशन डिबेट को वीकनेस समझा। गांधी जी के कि एक थप्पड़ मारो दूसरी गाल आगे कर देंगे, उन्होंने जो एक्चुअल भारत का वैलर था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता किताबों से मिटा दिया, ताकि हमारे बच्चे सिर्फ देखें कि रावण को जलाया जाता है, वो देखे नहीं कि रावण को मारा कैसे था, वो देखे नहीं कि पूरा निस्तो नबूद कर दिया था, वो ये देखें कि हाँ जी क्या हुआ था। उनको ये दिखाना पड़ेगा था ना कि भीम ने दुशासन की छाती फाड़ी और खून पिया, कि हम कितने फरिशियस रेस हैं, कि अगर अधर्म की बात आएगी तो हम ये नहीं देखेंगे फिर कि वो भी धर्म के तरीके से मारेंगे, मतलब विद ड्यूटीफुल होके मारेंगे, और सिर्फ उन्हीं को मारेंगे जो गलत है। यहाँ पे आके रोल प्ले होता है कि जब हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो देखें कि कौटिल्य क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र क्या कह रहा है, भारत की फिलोसफिकल थिंग्स क्या कह रही है, फॉरेन ट्रेड कैसे करना है, फॉरेन को क्या अलाउ करना है, क्या नहीं करना है, तो शायद उससे हम लोग आगे बढ़े। उसी का एक नतीजा है कि जो हमने छोटी बहुत चर्चा की, और हम टेररिज्म मोनोपोलीज की बात कर रहे हैं, तो मोनोपोलीज होंगी। आज हम जाएं, आज कोई कंपनी बनाती है जी, मैंने जी एक बड़ा अच्छा सोशल मीडिया ऐप बनाया है, जो हो सकता है फेसबुक से ज़्यादा हम माने उसने काम किया, लड़कों ने मेहनत की और बना दिया। अब वो जाएंगे, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या उतना उनको रिलैक्सेशन मिलेगी जितनी फेसबुक इंडिया को एकदम मिल गई? क्योंकि माइंडसेट है, माइंडसेट क्या है कि जो वेस्ट है वो सुपीरियर है, बिल्कुल, और जो भारत है, जहाँ हमारा जो एरिया है ये इन्फीरियर है। मुझे ऐसे लगता है कि इसका हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये बात बतानी है। राजा भाई कुछ बोल रहे हैं। इस पे एक बात जोड़ूंगा, डोगरी में साढ़े डोगरी कहावत है जी, करा जोगी जोगड़ा तो बारदा जोगी सिद्ध। अमेरिका में या जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, अगर आप वहाँ का एनालिसिस करें, कल ही हम बात कर रहे थे, मैक्सिमम इंडियन वहाँ जाके सारे बड़े बड़े काम करें, सीईओज जो हैं वो यहाँ के। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका से कोई चीज़ आई वो सुपीरियर है,
कोई भी चीज़ आप देख लें जिस पे ऊपर लिखा होगा जी वहाँ से ये है वहाँ से वो बढ़िया है, इंडिया की कोई चीज़ होगी वो सेकंड ग्रेड लेंगे। और जब मजे की बात बताओ, आज हम कहते हैं ये देसी है, बिल्कुल, आप घी देसी है जी, घी देसी। ये चाइना का नहीं बना हुआ है जी, ये इंडिया का बना हुआ है, ये बिल्कुल। सुपीरियर है। अब तुमने वॉर में बता दिया कि हमारी वॉर में भी हम सुपीरियर Superior है, है। बम मारेंगे तो वो बम लगेंगे, बिल्कुल, वो फिसल उठनी हो जाएंगे। तो आपकी बात भी दुरुस्त है, हम सबकी बात दुरुस्त है, और हमारा अर्थ न्यूज़ में अंदर यहाँ बैठने का मकसद होता है कि हम डिस्कशन डिबेट स्टार्ट करें, फिर लोग उसको सुने, पॉलिसी मेकर तक वो पहुँचे और अल्टीमेटली ग्राउंड पे चेंज हो। हम जो बात ये कर रहे हैं कि मोनोपोलीज अगर हैं, लेट अस से रविश व्हाट यू से कि जो ये लाइसेंसेस के लिए इन्होंने 70% अलो कर दिया, ये मोनोपोली को सपोर्ट करने का कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल, ये समझ ही नहीं पाए एक्चुअली। देखिए आप, मतलब जहाज आप ले रहे हो और कह रहे हो जो हम इसकी टेक्नोलॉजी शेयर करो। हमने फ्रांस को यही कहा ना कि रफाल की टेक्नोलॉजी शेयर करने तो नहीं लेते तेरे से। तो जब फेसबुक आता है यहाँ पे, यहाँ से इकॉनमी जनरेट करता है, गूगल आता है, हम उसको ये कह सकते हैं ना भैया जी अगर हमारे यहाँ ऑपरेशन करना है तूने तो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर, बजाय इसके कि हमको 70% लाइसेंस फीस दे दे कि तू लाखों करोड़ यहाँ से ट्रेन कर, इंदा नेम और लाइसेंस फी हम उसको यहाँ रोकें। तो मुझे लगता है जितना हम वॉर पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका तो इसके 10% की इनकम से हम जहाज अपने किस लेवल पे खरीद सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब समझने वाली बात है कि हम चंद नौकरियों के लिए, चंद नौकरियों की 500 नौकरियां, 600 नौकरियां, उन नौकरियों के बदले आप इतना बड़ा अमाउंट जो है वो एक्सचेकर को, जो सरकारी और उससे खजाना भी है, उसको बड़ी बात है नुकसान भी जो पहुंचाते बात करनी जरूरी है, बीइंग अ मीडिया हाउस, नैरेटिव बिल्डिंग उनके हाथ में है, हैं। सब कुछ के हाथ में है। नैरेटिव बिल्डिंग की। जैसे वॉर हुई, पाकिस्तान को उन्होंने जिता दिया वर्ल्ड में और भारत स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि हम अपनी बात ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उनके हाथ में है ना नैरेटिव। एक तो पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट को पैसा देंगे, लाखों करोड़ रुपया, 3 लाख करोड़ तो हमने कैलकुलेट कर दिया, उन्होंने दिया उसको बिजनेस किया और बदले में पाकिस्तान से उनको प्रॉफिट नहीं मिला। दूसरा, उन्होंने उसको अपने नैरेटिव बिल्डिंग सारे टूल्स दे दिए, जिसकी वजह से वो बता पाया कि हमने तो जी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कहा। हम हारने जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जीतना हारना है राइट एंड रॉन्ग ने। तो भारत को बहुत ज़रूरी है ये चर्चाएं, डिस्कशनें जो अर्थ न्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, घरों घरों में जाए। और एक चीज़ पाकिस्तान के लिए भी मैं पॉजिटिव बात करूँगा, बांग्लादेश के लिए भी करूँगा, कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है ना, है तो वो भारत के माइंडसेट की। वो किसको फॉलो करते हैं, किस तरीके से ट्रैप्ड है, हम उसको मान लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो माइंडसेट डीएनए हमारा है उनका नहीं है। कंपैरेटिवली अरब आए, फॉरेनर्स आए, वहाँ पे भी इन्फ्लुएंस करते हो सकता है जो डोमिनेटिंग क्लास है पूरे पाकिस्तान में वो वेस्ट इन्फ्लुएंस्ड हो, बट जो इस टाइम रिसेसिव क्लास है, पॉपुलेशन तो उनकी भी बहुत बड़ी है, तो अगर वो भी बहुत ज़्यादा टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले होते तो टेररिज्म को उनके अगेंस्ट पाकिस्तान में एट्रोसिटीज़ नहीं करनी पड़ती ना। इसका मतलब जो सपोर्ट सीरिया में मिली टेररिज्म को, इराक में मिली टेररिज्म को, या अरब की बाकी कंट्रियों में मिली, वो एक्सटेंडेड इंडिया, मैं पाकिस्तान को आज से बोलना शुरू करूँगा, एक्सटेंडेड इंडिया, जो रिसीडिंग रिसेस्ड इंडिया, मगर रिसीडिंग हो गया, इंडिया रिसीड हो गया, इधर तक आ गया। अगर हम एक्सटेंडेड इंडिया आज को बोलें फिर फर्दर, तो एक्सटेंडेड इंडिया में उनको वैसी सपोर्ट नहीं मिली है ग्राउंड पे। मतलब जो हम ये हाफिज सईद को देखते हैं, लश्कर तोयबा को देखते हैं, इनको भीड़ इकट्ठी करने के लिए स्कॉलरशिप देने पड़ते हैं, इनको वहाँ पे लंगर लगाने पड़ते हैं। इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस भारत में है नेगेटिविटी को लेके, वो उधर की सिविल सोसाइटी में भी है। व्हाट डू यू से? मतलब एक हिपोथेटिकल बात कर रहा हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन डीएनए, भारत का जो सनातन डीएनए है, अगर हम अफगानिस्तान और उसको पर्शिया तक भी ले जाए, जहाँ तक ये सिविलाइजेशन गई होगी, हिमालयन सिविलाइजेशन हम बोलेंगे ना, जो हिमालय से शुरू हुई, बिहार से शुरू होती है, ये ज्ञान बंटना शुरू होता है, धर्म निकलते हैं, वो फैलते हैं, वो पीस लाते हैं, महावीर पीस लाते हैं, गौतम बुद्ध पीस लाते हैं, गुरु नानक, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी पटना साहब से शुरू होते हैं और एक रिलीजन पूरा डेवलप करते हैं, कल्ट बनता है, कल्ट क्या रिलीजन बन गया, इंडोनेशिया तक जाता है, सब जगह फैलते हैं। ये लोग वाइज लोग हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है वेस्टर्न पावर्स के, जो टेररिज्म को एज ए टूल इस्तेमाल करके हैप्पी हो रहे हैं, हम कंट्रोल कर लेंगे, इस बीमारी को ले आएंगे, बाद में कंट्रोल कर लेंगे, उसको रेजिस्टेंस पाकिस्तान में भी मिल रही है अंदर से, ठीक है ना। और क्यों मिल रही है, वो उसका क्रेडिट पाकिस्तान की प्रेजेंट पॉलिसी को नहीं देंगे, जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जो भारतीयों की नेचुरल, और जो सपोर्ट पाकिस्तान में मिल रही है उस नेगेटिव थॉट को, टेररिज्म के, है ना, वो सपोर्ट भारत में भी मिल रही है उन 10% 15% लोगों से, जो भारत में भी
हैं, लेकिन वो बेसिकली ऑफ शूट्स हैं उन्हीं इन्वेडर्स के, उनके नेचुरल बिहेवियर में कन्फ्लिक्ट को लेके एक हैप्पीनेस है। देखिए भारत ने जंगें लड़ी, कंक्लूडिंग होगी, जैसे मुगलों से लड़ा, मुगल खत्म हो गए, एंड हो गया ना मुगलों का। 200-400 साल में हर डायनेस्टी गई यहाँ से, अंग्रेज आए 200-250 साल में भाग गए, इससे ज़्यादा कोई इन्वेजन नहीं। अरब की जो इन्वेजन चल रही है, अब अरब की लड़ाई तो 1400 साल से चल रही है, उससे पहले की। तो इसका मतलब जो एरिया है बियॉन्ड द भारत, अखंड भारत, वो एरिया अभी इवॉल्विंग है विजडम में, और जो यहाँ का एरिया है डीएनए वाइज समझ जाएंगे, हमारे डीएनए रहेंगे। तो जो यहाँ का एरिया है, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की सिविलाइजेशनल ग्रोथ है, वो उसका असर पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान की। देखिए तालिबान ने टेररिज्म का इस्तेमाल किया, फिर वो साइलेंट हो गया। अब उसको साइलेंट किसने किया? कौन सी पॉलिसी कर रही है बताओ? मतलब अभी जो हालात बने, तालिबान इज सपोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। अब देखें ना, ये आई एम नॉट मेकिंग समथिंग विच इज आउट ऑफ बॉक्स, आई एम सीइंग द थिंग्स एज दे आर, टेक्नोलॉजी के। क्या आज तालिबान को आप टेररिस्ट स्टेट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, नहीं बोल ही नहीं सकते। वो तालिबान जरूर है जिसको टेररिज्म बोला गया, लेकिन आज वो गवर्न कर रहे हैं अफगानिस्तान को, और उसको रिकॉग्निशन भी मिल रही है। ये समझे आप बात को? क्या हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि जो इराक की, ईरान की बात करें, हम उसको टेररिज्म स्टेट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हम टेररिज्म किसको बोल रहे हैं? जो एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे अब कनाडा में है, खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? उनके हैंडलर्स कहाँ बैठे हुए हैं? वो किसको वीक कर रहे हैं? तो इसी तरह हमने ये देखा, जहाँ जहाँ पे भी भारतीय डीएनए है, सनातन भारतीय डीएनए, फिर उसको डीएनए को आज एज अ हिंदू प्रैक्टिस किया जा रहा है, एज अ सिख प्रैक्टिस किया जा रहा है, एज अ अथीस्ट प्रैक्टिस किया जा रहा है, या एज अ क्रिश्चियन प्रैक्टिस किया जा रहा है, या एज अ मुस्लिम प्रैक्टिस किया जा रहा है। उसके डोमिनेटिंग फैक्टर में कहीं ना कहीं पे वो सिविलाइजेशनल एजुकेशन आती है, और वो रजिस्ट करती है कि अफगानिस्तान में 30 साल 40 साल एक दबाव का माहौल बना, आज वो लिबरल हो रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, और कौन खोल के दे रहे हैं? वही जो बंद करा रहे थे। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो टेररिज्म को बनाया गया ना, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी जिस दिन ये टूल आया। अब उसके ख़त्म होने का टाइम आ गया, और ख़त्म होने के टाइम के बीच में सबसे मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है? वही कंट्री जहां हम बैठे हैं, सनातन भारत में इसको बोलूँगा, जिसका एक्सेप्टेबिलिटी पाकिस्तान में भी उन लोगों के पास है जो समझते हैं कि उनकी नेचुरल इंक्लिनेशन है कि यार दिस इज समथिंग नॉनसेंस, जैसे तारिक फतेह था यहाँ पे। बिल्कुल, और बड़े सारे अभी भी आप देखें पाकिस्तान का उठाएं मीडिया, पता लगता है। मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। जहाँ क्लीन हो गया, मतलब अफगानिस्तान में भी हुआ, क्लीन हो गया, लेकिन इराक में नहीं हुआ, सीरिया में नहीं हुआ। मतलब जहाँ पे ये डीएनए मिसिंग है वहाँ नहीं हुआ। अमेरिका के पास क्या रीज़न है लड़ने झगड़ने का? अपनी कंट्री में खुश रहे, वो हर जगह पे जाके बियॉन्ड द लिमिट्स जियोग्राफिकल, कोई लेना देना नहीं, जहाँ जियोग्राफिकल लिमिट, जहाँ ओशंस में, वहाँ जाके अपनी सुपरमेसी, कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा। भारत कहता है यार कुछ नहीं होगा। वो कहानी गौतम बुद्ध की कहानी भी है ना, कि जब अलेक्जेंडर वहाँ से आए यूरोप से, तो यहाँ कहीं पहुँचे तो किसी हमारे, उन्होंने कहा सेंट से मुझे मिलाओ, तो वो सेंट्स को मिलने चले गए। यहाँ के सेंट्स का मतलब थिंकर्स, नॉलेजेबल पीपल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जमाल साहब। तो उसमें कहते हैं कि अलेक्जेंडर के जो उनके जो असिस्टेंट्स थे, उन्होंने कहा जी ये 3-4 सेंट्स हैं जो रास्ते में बैठे हुए हैं ऐसे आराम से, रास्ता मतलब साइड पे बैठे हैं मज़े से, और ध्यान लगा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो अलेक्जेंडर को उन्होंने बोला कि आपको बुला रहे हैं, कहना तुम उसको बुलाओ, अगर वो हमें कन्विंस करेगा तो हम चलेंगे उसके साथ, और वो हमसे जो समझना चाहता है समझ लें। अलेक्जेंडर उनके पास आ जाते हैं और पूछते हैं जी यस आप बोल रहे थे मैं आऊँ, अब बताओ। कहना मैंने तुमको 3-4 सवाल पूछने हैं, उसके बाद जो तू बोलेगा कर लेंगे। उसने जी तू कौन है? कहना मैं आपको पता है अलेक्जेंडर हूँ। कहता है आप क्या करते हो? कहना मैं फ़लानी जगह पैदा हुआ हूँ, मैं पूरे दुनिया को जीतने के लिए निकला हूँ। है ना, बिल्कुल ठीक है, आप क्या क्या जीत लिया? मैंने ये जीत लिया, तुम्हारा राजा मार दिया। मार हमें क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद उसने कहा जी मैं अब क्या करेगा, तूने जो दौलत जीती? उसने कहा कि मैं सारी दौलत इकट्ठी करूँगा और फिर वापस अपने जाऊँगा शहर, वहाँ मज़ा करूँगा। उसने कहा क्या करेगा? हम मज़ा करूँगा। तो साधु बोलने लगे, संत सेज माने बोलने लगे कि देख राजा तो इतनी कुछ कर रहा है मज़ा करने के लिए, मैं यहाँ बैठ के बहुत मज़ा कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है। दिस इज़ द विजडम, दिस इज़ द विजडम जो एक भारत के डीएनए में, और वो डीएनए हर जगह है फैला हुआ,
लोअर हिमालय से लेके अप टू दी जो हमारी हिंदू कुश हमारी हिल्स हैं, इराक तक, पर्शिया तक फैला हुआ, इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। जैसे कोई नेगेटिव थॉट आता तो है, बट इम्यूनिटी स्ट्रांग है। नहीं तो आप समझें कि हिस्ट्री में मेरे इस थॉट को ना एक फूड मिला है रवीश राजा भैया। ये कह रहे हैं जी पीस हुआ, ये ना अमेरिका करा सकता है और ना ही कोई दुनिया की ताकत और कोई डिप्लोमेसी से करा सकती है। ये इसलिए हुआ कि दोनों कंट्रीज में सिविलाइजेशनल सिमिलैरिटी है। बिल्कुल। उन्होंने अटैक किया, आर्मी आई, डोमिनेट किया वेस्टर्न थॉट। लेकिन जब इंडिया ने भारत का थॉट लिया कि अगर तुम दुष्टता करोगे तो मैं छाती का खून भी पी जाऊंगा, एक्शन हुआ। फिर उधर से भी जो लोग डोमिनेट करते थे उन्होंने बोला भाई कर क्या रहे हो। एक तो हमारे अंदर से लोग जाते हैं, उनके वहाँ पे मारते हैं। तभी आप देखो बिलावल भुट्टो के बयान भी आना शुरू हो गए हैं कि अगर हमारे पास हो क्या बोला, अजहर महमूद हम दे देंगे। अजहर मसूद उसने बोला दे देंगे। हाफिज हमारे पास है, अजहर महमूद का हमें नहीं पता। मतलब आप समझें कि वॉइसेस आर गेटिंग चेंज्ड। आप इसको भारत का प्रेशर बोले, और जो भारत के अंदर लोग बैठे हैं, जितने जंगें हो, लड़ाई हो, वो भारत का थॉट नहीं है। भारत का थॉट है जंग हो तो भी हम जीतेंगे, आप डायलॉग पे आओगे, पहले करेक्टर सुधारो तो बात करेंगे। ये चीज़ खाली पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ये हमारे से निकले हुए लोग हैं। ठीक, सबसे बड़ी चैलेंज है हमारी वेस्टर्न थॉट। उसको ठीक करने की कोशिश अर्थ न्यूज़ यहाँ पे कर रहा है, जिसने हर जगह पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरफेयर किया और चीज़ों को इंडिसाइसिव कर दिया। अगर भारत की पार्टीशन भी कर रहा था, किसने प्लान किया था? वेस्ट ने। आज मूवीज आ रही हैं, जलियांवाला बाग पे और हिस्ट्री ओपन हो रही है, प्लान था। तो भारत के बारे में जितनी मर्जी हिस्ट्री निकलेगी, इस किस्म की प्लानिंग्स नहीं निकलेगी। लेकिन अवेयर हमें किससे होना है कि जो भारत के अंदर के लोग भी हैं वो भी टॉपल हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के हम बोलेंगे मैक्सिमम लोग टॉपल हो चुके हैं, बांग्लादेश में थोड़ी देर वो लोग गए और बांग्लादेश टॉपल हो गया। भारत में कोशिश की जा रही है, लेकिन जो भारत की पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा इसको डोमिनेट होने नहीं दी। तभी मैं कह रहा हूँ जो फाइनल नेल है ना इन द कॉफिन ऑफ टेररिज्म, और ये वर्ल्ड वार जो ख़त्म करेगा ना, रविश राजा भैया एक कमेंट मैं चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत इज चूजन बाय ऑलमाइटी फॉर दिस कॉज, कि जो टेररिज्म जिस तरीके से समअप होता जा रहा है ना, हर तरफ से डिफाइन होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पे आके ख़त्म हो रहा है पाकिस्तान की टेरिटरी में, और भारत उसको जॉल्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के अंदर से भी उसके प्रति कुछ ना कुछ, जिसको बोलते हैं ना, अटैक होगा। पाकिस्तान उसको डिसोन करेगा, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान ने कर लिया। फिर मुश्किल हो जाएगा उन वॉर मॉन्गरिंग करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि वॉर वो कर नहीं सकते थे, ओपन हो जाते, कि टेररिज्म के थ्रू वो चीज़ों को फैलाएं और अपनी मोनोपलीज और अपना बेनिफिट लें, जो उनका सोल मोटो होता है। तभी हम ये इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज़ पे बात कर रहे हैं। मैं फाइनल कमेंट रविश तेरे से चाहूँगा, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ये तो जग जाहिर बात है कि जो एक्चुअली स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म जिस तरीके से होता है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, जो बाकी हद तक बाकी जगहों पे जो टेररिज्म चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके जो रूट्स हैं वो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स या कुछ एक तबके के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ये पाकिस्तान वाला टेररिज्म है, ये पहली बार क्लियर कट एग्जाम्पल है वर्ल्ड के लिए कि देखिए कैसे एक पूरा का पूरा देश एक मशीनरी बनाता है और एक दूसरे देश को, जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली देश है, उसको तंग कर रहा है। और एक ना एक दिन तो ये देखिए पाकिस्तान को बहुत बड़ा मुँह तोड़ जवाब मिलेगा इसका, क्योंकि वो इससे बाज नहीं आएगा। अभी उसने थोड़ा पॉज लिया है, लेकिन वो बाज नहीं आएगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो करता रहेगा। और एक दिन ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि जिससे पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना बिल्कुल ही करने पड़ेंगे ना, हो जाएगा। क्योंकि जब कैंसर किसी पार्ट को ही खा रहा होगा, तो मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर के लोग बोलेंगे भाई तुमने टेररिज्म करना है, ये लो तुम्हारी टेरिटरी, हमारी टेरिटरी से बाहर निकालो। खैबर पख्तूनख्वा वाले बोल सकते हैं निकलो यहाँ से। जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भी बोलेगा निकलो यहाँ से। फिर निकलते कहाँ रह जाएंगे? वो पंजाब रह जाएगा पाकिस्तान जो उसकी इन्फ्लुएंस में है। तो अल्टीमेटली कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग अप कर लेंगे, उसको एक फिक्स कर लेंगे बाउंड्रीज में, और जब वो फिक्स हो जाएगा इलाज भी हो जाएगा उसका। तो मुझे लगता है आज हमने अर्थ न्यूज़ में एक अच्छी डिस्कशन की है। उम्मीद करूँगा हमें भगवान अच्छे थॉट्स दें और हम लोग एक्चुअल जो काम है मीडिया हाउसेस का वो करें, वो है फैक्ट्स को जितना क्लियरली
आम लोगों तक पहुंचाना, ताकि आम लोगों की डिस्कशन में फैक्ट्स आएँ और जो आम लोग हैं डेमोक्रेसी को एम्पावर करें और वो ठीक डिसीजन लें कि हम लोगों ने किस किस्म के पॉलिसी मेकर्स को पावर देनी है और फिर उनसे उनका सुख लेना है। जय माता दी। जय माता दी।